Hello friends, I Dr. B. N. God. Today I am delivering lecture on consignment. Generally, sale is to be done two types, direct sale and indirect sale. सेल को अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट सेल और दूसरी इनडायरेक्ट सेल. डायरेक्ट सेल्स मीन्स क्या होता है, इफ एनी सेल मेड बाय ट्रेडर दैट इज डायरेक्ट सेल. कोई सेल यदि ट्रेडर खुद कर रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, डायरेक्ट सेल. और आप यदि सेल एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो उस सेल को अपन क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट सेल. जो सेल ट्रेडर खुद कर रहा है उस पोर्शन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए वो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, और जो सेल आपने एजेंट के थ्रू करवाई है उस पोर्शन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो उसके लिए आप बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट. फाइनली दोनों कंडीशन में ओनर एक ही पर्सन है, उसको ये पता करना है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ. इसके लिए वो क्या करेगा, ट्रेडिंग का प्रॉफिट और कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देगा, P&L में, और ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेगा. तो कंसाइनमेंट का मीन्स हुआ इफ एनी सेल मेड थ्रू एजेंट दैट इज कंसाइनमेंट. आपने कोई सेल एजेंट के थ्रू करवाई है तो उस सेल को अपन बोलते हैं कंसाइनमेंट सेल. कंसाइनमेंट के केस में दो पार्टी एग्जिस्टेंस में आती है, एक तो होता है कंसाइनर और दूसरी पार्टी होती है कंसाइनी. जो एजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसाइनी, और जो गुड्स का ओनर है उसको आप क्या बोलेंगे, कंसाइनर. कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनर सबसे पहले गुड्स को परचेज करता है और परचेज करने के बाद वो गुड्स किसको से ट्रांसफर कर देता है, कंसाइनी को, और कंसाइनी लोकल मार्केट में उस गुड्स को क्या कर देता है, सेल कर देता है. तो कंसाइनी जो ये सारा टास्क कर रहा है इसके लिए कंसाइनर कंसाइनी को क्या करता है, कमीशन प्रोवाइड करता है. और कंसाइनर कंसाइनी को तीन तरीके के कमीशन देता है. एक तो होता है आपका नॉर्मल कमीशन, सेकंड इज डेल क्रेड कमीशन एंड थर्ड इज ओवरराइडिंग कमीशन. तो कंसाइनर कंसाइनी को तीन तरीके के कमीशन देगा, नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेड कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन. ये जो तीनों कमीशन है, नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेड कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन, इसमें ये नॉर्मल कमीशन जो है दैट इज अनकंडीशनल. इसके साथ कंसाइनर कंसाइनी के ऊपर कोई कंडीशन इंपोज नहीं करता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसाइनी ने जितनी भी सेल करी है उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज से कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन दे देगा, उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल कमीशन. लेकिन डेल क्रेड और ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो क्या होता है, आपका कंडीशनल होता है. यानी कि डेल क्रेड कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन के बाद कंसाइनर कंसाइनी के साथ कुछ कंडीशन इंपोज करता है. तो सबसे पहले अपन बता रहे हैं डेल क्रेड कमीशन के बारे में. डेल क्रेड कमीशन क्या होता है, कंसाइनर ने कंसाइनी को नॉर्मल कमीशन दे दिया. अब कंसाइनी क्या कर रहा है, बिना कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करे वहां के लोकल मार्केट में गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है. अब कंसाइनी ने जब बिना कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करे गुड्स को लोकल मार्केट में सेल कर रहा है तो नेचुरल है, बिजनेस में जब एक लिमिट से ज्यादा क्रेडिट सेल हो जाती है तो एक रिस्क अराइज हो जाता है, दैट इज द बैड डेब्ट्स. तो क्या हुआ कि बिजनेस में बैड डेब्ट्स ज्यादा होने लग गए, और जब बिजनेस में बैड डेब्ट्स ज्यादा होने लग गए तो अल्टीमेटली वो रिस्क जो है वो किसकी है, कंसाइनर की है. तो कंसाइनर क्या करे, तो कंसाइनर ने क्या किया, कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन और दे दिया जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेल क्रेड कमीशन. लेकिन आफ्टर प्रोवाइडिंग डेल क्रेड कमीशन लाइबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स इज टू बी बियर बाय कंसाइनी नॉट कंसाइनर. यानी कि कंसाइनर ने कंसाइनी को ये कमीशन दे तो दिया, साथ में कंडीशन लगा दी कि अब इस कमीशन को देने के बाद यदि बैड डेब्ट्स हो गया तो वो लाइबिलिटी जो है वो कंसाइनी की है, कंसाइनर की नहीं है. इस कमीशन को जैसे ही मिलने के बाद कंसाइनी ने क्या करा, ओनरशिप की फीलिंग आ गई. अब वो कस्टमर को यदि गुड सेल करेगा तो पहले उसकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा, क्योंकि पता है कि यदि इस सेल के बाद यदि कोई बैड डेब्ट्स हो गया तो वो सीधी लाइबिलिटी मेरी है, मेरे कमीशन में से डिडक्ट हो जाएगी. तो वो ओनरशिप की फीलिंग आ गई. तो बिजनेस को आपको रन करवाना है, स्मूथली रन करना है, तो कंसाइनर ने कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन और दे दिया, दैट इज डेल क्रेड कमीशन.
इन एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन ऑलवेज डेल क्रेडिट कमीशन इज आल्सो कैलकुलेट ऑन टोटल सेल्स। यहाँ पे कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा, लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। अपन ये देखिए कि बिजनेस में बैड डेब्ट्स कब अराइज होता है, जब आप क्रेडिट सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप डेल क्रेडिट कमीशन भी किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, टोटल सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। तीसरा कमीशन ओवरराइडिंग कमीशन। ये क्या होता है, कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स डिलीवर करता है तो एक प्राइस कोट कर देता है, दैट इज नॉन एज इनवॉइस प्राइस। यानी कि कंसाइनी जो गुड्स को सेल करेगा वो किस प्राइस के ऊपर सेल करेगा, इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेल करेगा। सपोज कंसाइनी ने इनवॉइस से ज्यादा के ऊपर गुड्स को सेल कर दिया, तो जो इनवॉइस के ऊपर एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर कंसाइनर कंसाइनी को एक कमीशन और देगा, दैट इज नॉन एज ओवरराइडिंग कमीशन। तो कंसाइनर कंसाइनी को तीन तरीके के कमीशन डिलीवर कर रहे हैं, पहला नॉर्मल, दूसरा डेल क्रेड और तीसरा ओवरराइडिंग कमीशन। नॉर्मल अनकंडीशनल और रिमेनिंग दो कमीशन कंडीशनल। पूरे कंसाइनमेंट के प्रोसेस में यदि अपन बात करें कंसाइनमेंट कैसे वर्क करता है, तो तीन तरीके की कॉस्ट एग्जिस्टेंस में आती है। एक तो होती है आपकी परचेज कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट होती है कंसाइनर एक्सपेंसेस और तीसरी कॉस्ट होती है आपकी कंसाइनी एक्सपेंसेस। तो पूरे कंसाइनमेंट में तीन कॉस्ट एग्जिस्टेंस में आती है। परचेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सपोज मेरा बिजनेस है जयपुर में और मैंने एक एजेंट अपॉइंट करा है दिल्ली में, तो क्या होगा, सबसे पहले मैं गुड्स को क्या करूंगा, परचेज करूंगा। तो वहां पे जो कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट को मैं बोलूंगा परचेज कॉस्ट। अब मैंने गुड्स को परचेज कर लिया, इसके बाद मैं गुड्स क्या करूंगा, दिल्ली सेंड करूंगा, तो उसके ऊपर भी मेरे कुछ एक्सपेंसेज इनकर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल फ्रेट लगेगा, आपका टैक्स लगेगा, तो ये सारे जो एक्सपेंसेज है दैट इज कंसाइनर एक्सपेंसेस, फॉरवर्डिंग चार्जेस। अब कंसाइनी ने उस गुड्स को रिसीव करा तो उस कुछ एक्सपेंसेज कंसाइनी को भी करने पड़ते हैं। कंसाइनी को क्या एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, कंसाइनी को लोकल मार्केट में सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, गोडाउन का रेंट पे करना पड़ता है, सेल्समैन को कमीशन देना पड़ता है। तो वो सारे एक्सपेंसेस कौन से हो गए, कंसाइनी एक्सपेंसेस। तो पूरे कंसाइनमेंट में तीन कॉस्ट एग्जिस्टेंस में आ गई, एक तो परचेज कॉस्ट, दूसरा कंसाइनर एक्सपेंसेस और तीसरा कंसाइनी एक्सपेंसेस। ये जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक एक्सपेंसेस तो कंसाइनी का होता है दैट इज रिकरिंग एक्सपेंसेस और एक होता है आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। इसको सेलिंग और नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस भी अपन कहते हैं। क्या होते हैं ये रिकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसा नाम से पता लग रहा है जो एक्सपेंसेस बार बार होते हैं दैट इज रिकरिंग, और जो एक्सपेंसेस वन टाइम होते हैं दैट इज नॉन रिकरिंग। इसका एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एनी एक्सपेंसेज मेड बाय कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स दैट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। एनी एक्सपेंसेज मेड बाय कंसाइनी आफ्टर रिसीविंग द गुड्स दैट इज रिकरिंग एक्सपेंसेस। जो कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव करते टाइम एक्सपेंसेस पे करा है वो कहलाएगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। जैसे उसने फ्रेट पे करा, ऑक्ट्रॉय पे करी, ड्यूटी पे करा, टैक्स पे करा, ये सारे एक्सपेंसेस कौन से आपके नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। लेकिन ड्यूटी, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय ये सब पे करने के बाद उसने गुड्स को ले लिया, अब उसको गुड्स को गोडाउन में रेंट पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है, कमीशन पे कर रहा है, सेल्समैन को एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ये सारे एक्सपेंसेस कौन से हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस को आप टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रीजन बिहाइंड दिस, आप जब वैल्यूएशन करेंगे तो वहां पे आपको बाइफ्रिकेट करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंसेस रिकरिंग है और कौन सा नॉन रिकरिंग है। तो ये कंसाइनमेंट की तीन कॉस्ट एग्जिस्टेंस में आती है। मैंने आपको बताया जो सेल आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं उस पोर्शन का यदि आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक्स में बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है कंसाइनर की बुक्स में। क्यों, क्योंकि गुड्स का ऑनर कौन है, कंसाइनर है। तो कंसाइनर को यह पता करना है कि उसका प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है जो उसने एजेंट के थ्रू सेल करवाई है उस पोर्शन के ऊपर।
तो वो अपनी बुक्स में एक अकाउंट ओपन करेगा, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनमेंट अकाउंट जो है उसका नेचर क्या होता है, दैट इज नॉमिनल नेचर। क्यों? क्योंकि जो अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है उस अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, इस तरीके से आप कंसाइनमेंट अकाउंट को बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, मैंने आपको बताया कंसाइनमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, नॉमिनल नेचर होता है। जो इनकम और एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है दैट इज द नॉमिनल अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में भी डेबिट साइड अपन क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड इनकम और स्टॉक को अपन रिप्रेजेंट करेंगे। कंसाइनमेंट में 3 तरीके की कॉस्ट होती है। सबसे पहले परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट के लिए क्या एंट्री पास करेगा कंसाइनर अपनी बुक्स में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने करे हैं उसके लिए अपन बोलते हैं कंसाइनर एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने करे हैं उसके लिए कंसाइनर एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनी ने भी करे हैं तो कंसाइनी कंसाइनर का क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ये आपकी कंसाइनी एक्सपेंसेस की एंट्री। कंसाइनमेंट में एक कॉस्ट और एग्जिस्टेंस में आती है जो मैंने आपको बताया, कंसाइनर कंसाइनी को क्या पे कर रहा है, कमीशन। तो कमीशन के लिए भी कंसाइनी कंसाइनर का क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ये सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में आ गए। अब क्रेडिट साइड में आप इनकम और स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। सेल जो है वो किसने करी है, कंसाइनी ने करी है। उसका यानी कि सेल का पैसा किसके पास है, कंसाइनी के पास है। तो कंसाइनी कंसाइनर का क्या हो गया, डेटर हो गया, तो उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में बाई कंसाइनी, ये सेल के लिए एंट्री। सपोज कंसाइनर ने कंसाइनी को 100 गुड्स डिलीवर करी तो उसका होगा क्या, हो सकता है 100 की 100 गुड्स कंसाइनी सेल कर दे। ऐसा भी हो सकता है आपने 100 यूनिट्स सेंड करी कंसाइनी को, 100 में से आपने 80 यूनिट सेल कर दी और 20 का आपके पास स्टॉक है। और थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने 100 यूनिट सेंड करी, 80 यूनिट आपने सेल कर दी, 10 यूनिट का लॉस हो गया और 10 यूनिट जो है वो आपके पास स्टॉक में है। तो कुल मिलाकर के अकाउंटिंग का मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है इनकम और एक्सपेंसेस दोनों एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो इस तरफ आपकी टोटल सेंड आएगी और इस तरफ आपकी सेल, स्टॉक और लॉस को अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप एबनॉर्मल लॉस और इस तरफ आपका क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन कंसाइनमेंट में एबनॉर्मल लॉस और स्टॉक का वैल्यूएशन करने के रूल्स है, कैसे अपन इनका वैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं एबनॉर्मल लॉस की। ये क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, तो देखिए लॉस 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। इफ एनी लॉस विच इज प्रिजम्प्टेड बाय मैनेजमेंट, जिस लॉस को मैनेजमेंट पहले से मान करके चल रहा है उस लॉस को अपन बोलते हैं नॉर्मल लॉस। इफ एनी लॉस इनकर्ड ड्यू टू सडन और एबनॉर्मल एक्टिविटीज दैट इज एबनॉर्मल लॉस। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। क्यों आप लॉस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल? बिकॉज नॉर्मल लॉस इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो इट्स कॉस्ट इज टू बी बियर बाय रिमेनिंग गुड यूनिट, बट एबनॉर्मल लॉस इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट्स कॉस्ट डिफरेंटली आइडेंटिफाइड एंड ट्रांसफर टू P&L। तो यहाँ पे आप जो लॉस दिखाएंगे वो कौन सा लॉस दिखाएंगे, एबनॉर्मल लॉस दिखाएंगे। नॉर्मल लॉस को किसने बियर कर लिया, रिमेनिंग गुड यूनिट ने बियर कर लिया। आपने रिमेनिंग गुड यूनिट की कॉस्ट को क्या कर दिया, एनहांस कर दिया, बढ़ा दिया। कंसाइनमेंट में एबनॉर्मल लॉस जो होता है ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है इन ट्रांजिट और एक होता है इन दी गोडाउन ऑफ कंसाइनी। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका बिजनेस है जयपुर में और आपने एजेंट अपॉइंट कर रखा है दिल्ली में। आपने गुड्स परचेज करी और सेंड करी दिल्ली में एजेंट के पास, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी डिफाइन करा एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जो ड्यू टू सडन और एबनॉर्मल एक्टिविटीज के कारण होता है। तो एक्सीडेंट हो गया, दैट इज सडन और एबनॉर्मल एक्टिविटीज, तो ये कौन सा लॉस हो गया, एबनॉर्मल। और ये एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ है, ट्रांजिट में हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपका बिजनेस जयपुर में, आपने गुड्स परचेज करी, दिल्ली में सेंड कर दी, कंसाइनी ने उस गुड्स को रिसीव भी कर लिया, गोडाउन में रखा, गोडाउन में आग लग गई, तो वो कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल। और कहाँ इनकर्ड हुआ,
कंसाइनी के गोडाउन में। तो इट मीन्स कंसाइनमेंट में जो एबनॉर्मल लॉस है वो दो तरीके का हो सकता है, इन ट्रांजिट और इन दी गोडाउन ऑफ कंसाइनी। क्यों आप एबनॉर्मल लॉस को टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इन ट्रांजिट और इन दी गोडाउन ऑफ कंसाइनी? क्योंकि दोनों के वैल्यूएशन का तरीका अलग है। जो एबनॉर्मल लॉस आपका ट्रांजिट में हुआ है उसके ऊपर केवल दो ही कॉस्ट लगी है, एक तो परचेज कॉस्ट और दूसरा कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनी एक्सपेंसेस नहीं लगे हैं, तो आप जब उसका वैल्यूएशन करेंगे तो केवल दो ही एक्सपेंसेस को लेंगे, परचेज कॉस्ट और कंसाइनर एक्सपेंसेस। लेकिन यदि आपकी कोई गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में डैमेज हुई है, वहां पे एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो उसका जब आप वैल्यूएशन करेंगे तो उसके ऊपर परचेज कॉस्ट भी लग गई, कंसाइनर का एक्सपेंसेस भी लग गया और कंसाइनी का एक्सपेंसेस भी लग गया। तो आपको तीनों चीजें लेनी है, परचेज कॉस्ट भी लेनी है, कंसाइनर का एक्सपेंसेस भी लेना है और कंसाइनी का एक्सपेंसेस भी लेना है। यहाँ पे बात ये आपको याद रखनी है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया दो तरीके के होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो कंसाइनी के केवल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आपको लेने हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ही कंसीडर करेंगे, रिकरिंग एक्सपेंसेस को अपन वैल्यूएशन में नहीं लेंगे। यानी कि एबनॉर्मल लॉस यदि ट्रांजिट का है तो केवल दो कॉस्ट आपको लेनी है, परचेज कॉस्ट और कंसाइनर एक्सपेंसेस। और यदि एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन का है तो आपको परचेज कॉस्ट, कंसाइनर एक्सपेंसेस एंड कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इज कंसीडर। रिकरिंग एक्सपेंसेस को आप कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो जो गुड्स कंसाइनी के पास बिना बिकी रह गई उसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो उसके लिए भी रूल ये है, उसके ऊपर भी तीनों कॉस्ट लग चुकी है, परचेज कॉस्ट भी लग चुकी है, कंसाइनर का एक्सपेंसेस भी लग चुका है और कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी लग चुके हैं। जहां कंसाइनी की बात आती है आपको कंसाइनी के केवल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेने हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस को नहीं लेना है। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का तरीका। फाइनली मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि आपका एबनॉर्मल लॉस यदि ट्रांजिट का हुआ है तब तो आप परचेज कॉस्ट और कंसाइनर एक्सपेंसेस को लेंगे, लेकिन आपका एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है या क्लोजिंग स्टॉक है तो दोनों के वैल्यूएशन का तरीका क्या है, सेम है। केवल परचेज कॉस्ट, कंसाइनर एक्सपेंसेस एंड कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इज कंसीडर। तो इस तरीके से आप कंसाइनमेंट अकाउंट को ड्रॉ करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के भी दो मेथड हो सकते हैं। आप कॉस्ट के ऊपर बनाना चाहते हैं या इनवॉइस प्राइस के ऊपर बनाना चाहते हैं। यदि आप कॉस्ट के ऊपर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तब तो आप इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन यदि आप कंसाइनमेंट अकाउंट इनवॉइस प्राइस के ऊपर बनाना चाहते हैं तो फिर उस केस में मैंने आपको बताया इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है। कॉस्ट में सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपने ऐड कर दी, दैट इज इनवॉइस प्राइस। तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये परचेज कॉस्ट और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये तीनों वैल्यू किस प्राइस के ऊपर होगी, इनवॉइस प्राइस के ऊपर होगी। जबकि आप इसको दिखाते किस प्राइस के ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर दिखाते हैं। तो फिर उस केस में आपको 3 एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको इस इनवॉइस प्राइस को किसके ऊपर लाना पड़ेगा, कॉस्ट के ऊपर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या एंट्री पास करें, यहाँ पे रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो भी इसमें प्रॉफिट एलिमेंट है उसको आप अपोजिट साइड पुट कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक आप इस तरफ दिखाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो इसका प्रॉफिट एलिमेंट आप इधर लिख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक को आप इस तरफ दिखाते हैं तो इसका प्रॉफिट एलिमेंट इस तरफ लिख दीजिए। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को आप डेबिट साइड दिखा रहे हैं तो इसका प्रॉफिट एलिमेंट क्रेडिट साइड लिख दीजिए। तो ऑटोमेटिक ये अकाउंट किसके ऊपर आ गया, कॉस्ट के ऊपर आ गया। तो कंसाइनमेंट अकाउंट चाहे आप कॉस्ट के ऊपर बनाएं या इनवॉइस के ऊपर बनाएं, केवल प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, प्रॉफिट आपका सेम निकल करके आएगा, एक ही निकल के आएगा। ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड है उसके लिए एंट्री क्या पास करें, तो देखिए स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है उसको अपन बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। तो मैंने आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है उसको इधर लाना है, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, तो मेरी एंट्री बनेगी स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में बाई स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसको मेरे को इस तरफ लाना है, तो मैं एंट्री पास करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसको मेरे को इस तरफ लाना है, तो मैं एंट्री पास करूंगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो ये बाई साइड आ जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
यहाँ पे भी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट और इधर भी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इस तरफ जो आपका प्रॉफिट एलिमेंट की जो मैंने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी उसके लिए ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा लोडिंग। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट वाली एंट्री है, ये वाली इनवॉइस प्राइस की एंट्री है। तो इस तरीके से आप कंसाइनमेंट अकाउंट को ड्रॉ करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।